हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th परीक्षा अध्ययन हिंदी सेट 4 का 1 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि जो विकल्प यानी कि जो ऑप्शन सही है उसको आपको चुनकर के यहाँ पे लिखना है। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है तुलसीदास की रचना है, यानी कि ऐसी कौन सी रचना है जिसको तुलसीदास जी ने खुद लिखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। तो रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ग। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है। देखिए आपके सिलेबस में एक चैप्टर है दंतुरित मुस्कान। तो इस कविता के कवि यानी कि जिन्होंने इस रचना को दंतुरित मुस्कान को लिखे हैं, तो उसके कवि राइटर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नागार्जुन, क्योंकि उसको नागार्जुन जी ने लिखे हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कोई भी अगर एक शब्द है, ठीक है, तो एक ही शब्द जो है अगर एक से अधिक बार यानी कि एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, आवृत्ति यानी कि रिपीट होना, तो अगर एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जैसे हमने पढ़े चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो च च च च बार बार आ रहा है, तो ये च च क्या है, वर्ण है, लेटर है, शब्द नहीं है। यहाँ पे बोला कि एक ही शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है, जैसे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि कनक कनक जैसे पूरा शब्द बार बार आ रहा है। तो अगर एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसकी आवृत्ति एक से ज़्यादा बार है, तो उस केस में वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो आंसर है इसका ग पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण यानी कि फिर से, और पुनर यानी कि फिर से, और उक्ति यानी कि बोला जा रहा है। ठीक है, उक्ति यानी कि बोलना, तो बार बार बोला जा रहा है एक ही अक्षर, तो इसको हम बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या फिर पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है काशी किसकी पाठशाला है। देखिए काशी जो है एक शहर का नाम है, हमारे इंडिया का ही शहर है काशी, जिसको हम बनारस भी बोलते हैं। तो ये जो काशी है ये किस चीज़ की पाठशाला है। तो जनरली देखिए ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर भी जहाँ पे काशी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, तो वहाँ पे एक सेंटेंस था जो काशी है वो संस्कृति की पाठशाला है। तो ख हो जाएगा इसका आंसर। और इसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारी संस्कृति जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, जो कि सभ्य चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं, जो कि हमारे देश की संस्कृति को बताते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे फेमस लोग जो है वो काशी के ही थे, और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पुरानी सभ्यता देखने को मिलती है। तो यही कारण है कि जो काशी है उसको संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। क्वेश्चन 5 में बोला गया है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। देखिए जब एक से अधिक अर्थ यानी कि शब्द तो एक ही है, ठीक है, शब्द एक ही है, लेकिन वहाँ पे वो शब्द एक से ज़्यादा अर्थ दे सकता है, तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। देखो इसी में छुपा हुआ है, अनेक यानी कि बहुत सारे, और आर्थी यानी कि अर्थ। जब बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है, बहुत सारे जब अर्थ हैं एक ही शब्द के, तो उसको हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, क्लियर है। 6th क्वेश्चन में बोला गया है मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का नाम क्या है। तो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है उसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, तो उसके लेखक यानी कि लिखने वाले राइटर का नाम क्या है। तो उसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, तो अज्ञेय विल बी द राइट आंसर। तो ये था प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 को हम देखते हैं। प्रश्न 2 में बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान यानी कि ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पूर्ति करना यानी कि भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है आधुनिक काल का प्रारंभ सन ब्लैंक से माना जाता है। तो देखिए जो आधुनिक काल है, जो कि अभी के समय की चीज़ों को बताता है, जो नई नई चीज़ें, जो नई नई कविताएं, नई नई रचनाएं लिखी जा रही है, इसी को बोला गया आधुनिक काल। तो इस आधुनिक काल का प्रारंभ यानी कि शुरुआत कब से हुई है। तो सन 1843 यानी कि 1843 ईस्वी से माना गया है कि आधुनिक काल जो है वो शुरू हुआ था। तो ये हो गया इसका आंसर 1843 ईस्वी। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है करुण रस का स्थायी भाव ब्लैंक होता है। तो आपको पता होगा कि 10 रस होती है, उसमें से एक रस है करुण रस। तो इस करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो स्थायी भाव क्या होता है, जब कोई कविता पढ़ रहे हैं और वो करुण रस के ऊपर कविता लिखी हुई है, तो उस कविता को पढ़ने से जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स, जो भावना, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसको बोलते हैं स्थायी भाव। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो होता है शोक। शोक यानी कि गम, दुख होता है।
तो जब किसी कविता को पढ़ने से आपको दुख हो, ठीक है, शोक हो, गम हो, तो उसको हम बोलते हैं करुण रस से लिखा गया है वो कविता। तो इसलिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ये आपको याद करना होगा। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है ब्लैंक अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। तो कौन सा ऐसा अलंकार है जिसमें अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराता है? तो देखिए, अगर आपने मेरी पिछले सेट की वीडियो को देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है। इसमें क्या होता है कि किसी एक इंसान को अगर हमको चीज़ बोलना है, कोई बात कहना है, तो उसको हम सीधा सीधा नहीं बोलते हैं, किसी और इंसान को हम बोलते हैं किसी और के जरिए। इंसान जरूरी नहीं कि इंसान ही हो, लेकिन किसी और चीज़ के जरिए जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे होता है अन्योक्ति अलंकार, क्योंकि हम अन्य यानी कि दूसरे को उक्ति यानी कि बोल रहे हैं, तो किसी और के जरिए से बोल रहे हैं ना, तो होता है अन्योक्ति अलंकार। इसका उदाहरण मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, यानी कि पिछले सेट की वीडियो में, कि जो कवि है वो एक कविता के माध्यम से नौजवानों को बताते हैं, एक संदेशा देते हैं कि देखो, जैसे एक माली आता है तो माली को देख करके कलियन यानी जो कलियां होती है वो पुकारती है और बोलती हैं कि देखो, अभी इसने जो है फूल को चुन लिया है, सारे फूल तोड़ लिया है, आज हम कलियां हैं, लेकिन फ्यूचर में हम जब फूल बनेंगे तो हमारी बारी ऐसी आने वाली है कि ये हमको भी तोड़ के लेके जाएगा। तो इसका सेंस ये था। तो ये हमने इनडायरेक्ट बात बोले, अप्रस्तुत कथन था ये, ठीक है। इसके पीछे का प्रस्तुत का बोध ये है, यानी कि अभी जो जवान लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो यमराज है वो भी बूढ़ों को लेके जा रहा है, लेकिन बाद में जब हम जवान से बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी भी गत यही होने वाली कि हम भी मरने वाले हैं, ठीक है। तो वही है कि हमने डायरेक्टली उन नौजवानों को ये नहीं बोले, लेकिन हमने कलियों के जरिए ये चीज़ उनको बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से जब अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। और अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला गया है तेरी गठरी में लागा ब्लैंक मुसाफिर जाग जरा। तो यहाँ पे आ जाएगा चोर, ठीक है। ये एक्चुअली आपके चैप्टर की कविता है, उसकी लाइन है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग भरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो गठरी है, ठीक है, तेरी यानी कि तेरे पास जो गठरी है, अब उस पर चोर लग गया, यानी कि चोर की नज़र पड़ गई है, तो हे मुसाफिर अब जाग जरा, नहीं तो तेरा ये सामान जो है, तेरी जो गठरी है, ये चोरी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ में बोला गया है पंचवटी में ब्लैंक, ये जो है समास का उदाहरण है। तो पंचवटी कौन से समास का उदाहरण है? तो मैंने हालांकि पिछले सेट के वीडियो में समझाया हुआ है, फिर से एक बार यहाँ पे समझाता हूँ कि जब भी कोई एक वर्ड है, शब्द है, उस शब्द में अगर पहला जो शब्द है वो नंबर है, एक संख्या है, पंच यानी 5, तो जहाँ पे भी अगर पहला शब्द हमको संख्या मिल जाती है तो उस केस में होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु, ठीक है। त्रिभुवन, त्रिलोक, पंचवटी, तो इनमें सब में पहला नंबर है। नंबर है मतलब क्या होता है? द्विगु समास होती है। क्लियर है? सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है एक कुटिया यानी कि एक झोपड़पट्टी में क्या घूमता दिखाई दिया? क्या घूम रहा था? तो आंसर है धर्म चक्र। तो एक कुटिया के अंदर धर्म चक्र घूम रहा था। तो ये धर्म चक्र क्या होता है मैं समझाता हूँ। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, तो वहाँ पे एक कुटिया थी, उस कुटिया के अंदर धर्म चक्र घूमता है, या इसी का दूसरा नाम है प्रेयर व्हील यानी कि प्रार्थना करने का एक चक्रा, ठीक है, वो दिखाई देता है। तो ये धर्म चक्र होता क्या है? ऐसा माना जाता है कि जो भी इस धर्म चक्र को घुमाएगा उसके सारे के सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे। और ये जो चक्र था वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कहावत थी कि जो भी इस चक्र को हाथ से घुमाएगा और प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे या धुल जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक कुटिया में धर्म चक्र घूमता दिखाई दिया। तो ये था प्रश्न नंबर 2। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के क्वेश्चंस। प्रश्न 3 में बोल रहा है सत्य असत्य लिखिए। सत्य यानी कि जो सच है, सही है, वो बताइए। असत्य जो झूठ है उसके लिए भी बताइए कि वो असत्य है कि सत्य है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो ये हो जाएगा सत्य। सत्य क्यों होगा मैं समझाता हूँ। तो लेखक का बोलना है कि मैंने हजारों खेतों की फसलें देखा है। देखिए जो भी फसल होती है जो उगाई जाती है वो खेतों में उगाई जाती है। तो जब हजारों उन्होंने खेतें देखी और वहाँ पे जो फसलें उगी हुई थी तो उनको देखने पे ये समझा कि ये अगर फसलें उग पा रही तो उसका रीज़न ये है, उसका कारण ये है मिट्टी का गुणधर्म, यानी मिट्टी में वो चीज़ थी, मिट्टी के पास वो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स थे जिसकी वजह से ये फसलें उग पा रही है। तो हजारों खेतों की जब फसलें देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये फसल जो है वो मिट्टी का एक गुणधर्म है, मिट्टी के पास वो खासियत है, गुणधर्म यानी कि खासियत है
जिसकी वजह से वो फसलों को उगा पा रहा है, इसलिए हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है मुक्तक काव्य पूर्वापर संबंध से रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्यों सत्य? मैंने पिछले सेट वाली वीडियो में आपको समझाया था, जहाँ पे डेफिनेशन दिखाया था कि मुक्तक काव्य क्या होता है, कि मुक्तक काव्य एक ऐसा काव्य यानी कि कविता होती है जो कि बिल्कुल मुक्त होती है, यानी कि आज़ाद होती है। क्यों? क्योंकि इस कविता को पढ़ने के पहले या पढ़ने के बाद, पूर्वापर का मतलब क्या होता है, पहले या बाद में किसी दूसरी कविता से इसका संबंध नहीं होता है, संबंध से रहित होती है। तो मुक्तक काव्य एक ऐसी कविता होती है जो कि मुक्त होती है, उसका पहले या इसके बाद कोई दूसरी कविता को पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके अर्थ को समझने के लिए। ये जो मुक्तक काव्य होता है, जो कविता होती है, वो स्वयं में यानी कि खुद ही में एक पूर्ण रचना होती है, पूरी रचना होती है, आपको समझ में वहीं पे आ जाता है कि ये क्या है, तो इसलिए ये हो जाएगा सत्य। अब देखते हैं थर्ड, इसमें बोला गया है नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी। बिल्कुल सत्य है, सही बात है। एक कस्बा था, उस कस्बे में 4 रोड ऐसे मिलते थे जिसको बोलते हैं चौराहा, 4 रास्ते वहाँ पे मिल रहे इसलिए बोलते हैं चौराहा। तो इस चौराहे पर एक मूर्ति लगी हुई थी नेताजी की, तो ये सच बात है, सही है, इसलिए हो जाएगा सत्य। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ये हो जाएगा असत्य। कारण मैं आपको समझाता हूँ। अगर देखिए हमारे पास क्रिया है, ठीक है, हमारे पास क्या है, क्रिया है। अगर ये क्रिया कर्ता पे डिपेंड करती है, कर्ता यानी क्या होता है, सब्जेक्ट, कर्ता यानी क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर ये क्रिया यानी कि जो वर्ब है, जो काम हो रहा है वो कर्ता पे डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं कर्तृवाच्य, ठीक है। लेकिन अगर ये क्रिया कर्म पे डिपेंड करती है, कर्म यानी क्या होता है, ऑब्जेक्ट, अगर ये कर्म पे डिपेंड कर रही है तो उसको बोलते हैं कर्मवाच्य। तो अब एक और होता है भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या होता है कि जो कर्म है, ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पे होता ही नहीं है। अगर कर्म नहीं है, ठीक है, अगर जिस भी वाक्य में कर्म नहीं होता है लेकिन वहां पे जो भाव है, जो फील है, जो फीलिंग है, जो भावना है, वो प्रकट होता है बिना कर्म के, ठीक है, तो वहां पे होता है भाववाच्य। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाववाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है क्या, तो नहीं, क्रिया जब कर्म के अनुसार होती है तो वहां पे कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा असत्य। याद रखिएगा, क्रिया अगर कर्ता पे डिपेंड कर रही है तो कर्तृवाच्य, कर्म पे डिपेंड कर रही है तो कर्मवाच्य, और अगर भाव पे डिपेंड कर रही है, फीलिंग पे, और वहां पे कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भाववाच्य। क्लियर है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बोला गया है किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, तो ये हो जाएगा असत्य। देखिए चैप्टर में बताया गया था जब कोई शुभ कार्य या अच्छा काम करना हो तो उस समय पे रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। रंगीन पताका यानी कि रंगीन झंडे फहराए जाते हैं। और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है यानी कि मौत हो जाती है तो उस समय पे सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती है। और वैसे भी मरने पे वाइट कलर ही सूट करता है, तो वही बोल रहा है कि बुद्धिस्ट के मरने पर यहाँ पे लिखा है रंगीन, रंगीन नहीं, सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती है, तो इसलिए हो जाएगा ये असत्य। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है प्रेयरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते। अभी हमने देखे थे धर्म चक्र ऊपर में, तो धर्म चक्र को मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं, प्रेयरी व्हील, यानी कि प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रेयरी व्हील जब घुमाते हैं, धर्म चक्र को जब घुमाते हैं तो उसको घुमाने से पाप नहीं धुलते, तो ये हो जाएगा असत्य। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसा कहावत थी कि जो इस धर्म चक्र को यानी कि प्रेयरी व्हील को या प्रेयरी चक्र को घुमाएगा तो उसके पाप धुल जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य। क्लियर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में बोला गया है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, यानी कि आपको सही जोड़ी यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो पहला है कौशिक, तो कौशिक का जो आंसर होगा वो होगा विश्वामित्र से, ठीक है। अब मिला क्यों रहे हैं, बिकॉज कौशिक का ही एक दूसरा नाम था विश्वामित्र। यानी कि मेरे को पता है कि आपने विश्वामित्र सुने तो होंगे, ये नाम अपने आप में एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, क्योंकि विश्वामित्र जो थे वो लव कुश के वंश से थे, ठीक है। तो जो विश्वामित्र थे उन्हीं का दूसरा नाम क्या था, तो उनका दूसरा नाम था कौशिक, इसलिए आप इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट है काव्य की आत्मा। काव्य यानी क्या होता है, कविता। तो कविता की आत्मा किसको बोलते हैं, वो हम बोलते हैं रस को। क्योंकि जब किसी कविता को पढ़ने से अगर हमको मजा आ रहा है तो इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे रस है जो कि गहना माना जाता है कविता का, तो उन्हीं की वजह से हमको उसमें पढ़ने में बड़ा मजा आता है कविता को। तो काव्य की आत्मा किसको बोलते हैं हम, रस। थर्ड है बाल गोविंद भगत, तो इसको हम मैच करेंगे कबीर पंथी से,
क्योंकि जो बाल गोविंद भगत जी थे वो कबीरपंथी थे। कबीरपंथी का मतलब ये होता है कि वो कबीर जी के आदर्शों को मानते थे और उन्हीं के चलाए हुए या समझाए हुए रास्तों पर वो चलते थे और उनकी बातों को मानते थे। तो इसलिए बाल गोविंद भगत जी को मैच करेंगे कबीरपंथी से। नेक्स्ट फोर्थ में है मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की। ठीक है, तो इसको मैच करेंगे शीला अग्रवाल जी से। तो देखिए जो मन्नू भंडारी है उनकी एक टीचर थी और उस टीचर का नाम था शीला अग्रवाल। तो शीला अग्रवाल जी ने मन्नू भंडारी को बहुत सारे साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था कि बहुत सारे साहित्य की किताबें पढ़ो, और वो उन्हें साहित्य में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती थी। तो इस वजह से यानी कि उनकी जो टीचर थी शीला अग्रवाल, उनके वजह से मन्नू भंडारी ने, या मन्नू भंडारी में होना चाहिए, मन्नू भंडारी में साहित्य की रुचि बहुत ज़्यादा पैदा हो गई थी। उनको बड़ा मजा आने लग गया था वो साहित्यकारों की किताबें पढ़ने से। तो शीला अग्रवाल की वजह से मन्नू भंडारी में साहित्य की रुचि पैदा हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियाकर्ता के अनुसार है। अभी मैंने समझाया था अगर क्रिया कर्ता पे डिपेंड कर रही है या कर्ता के अनुसार काम कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य। क्या बोलते हैं उसको, कर्तृवाच्य। समझाया था। नेक्स्ट है धर्म चक्र को घुमाने से क्या होता है, पाप धुलते हैं। अभी तो हमने पढ़े कि धर्म चक्र को घुमाने से पाप धुल जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 में बोला गया है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी कि या तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है शिव का धनुष किसने तोड़ा था। तो भगवान शिव जी यानी कि शंकर जी का जो धनुष था उसको किसने तोड़ा था, तो आंसर राम जी ने। सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, उनकी शादी की बात चल रही थी, तो उस समय पे राम जी ने शंकर जी का धनुष तोड़ा था। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है किस छंद में 24 मात्राएं होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो दोहा छंद होते हैं उसमें 24 मात्राएं होती है, जो कि मैंने पिछले सेट की वीडियो में आपको डिटेल में समझाया हुआ भी है। ठीक है, तो दोहा छंद में हमेशा याद रखिएगा 24 मात्राएं होती है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे। तो देखिए जो कैरेक्टर है बाल गोविंद भगत जी, उनका काम क्या था, वो क्या काम करते थे पूछा जा रहा है। तो खेती बाड़ी यानी कि खेती बाड़ी का वो काम किया करते थे। वो चैप्टर में बताया भी गया है कि वो खेती बाड़ी का काम करते थे। कौन, बाल गोविंद भगत जी। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। आंसर इज क्रिया। क्रिया मीन्स वर्ब। क्रिया मीन्स वर्ब। देखिए कहीं पे भी अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ बोला गया है कि करने यानी कि कुछ काम कर रहे हो या कुछ काम होने, कुछ काम हो रहा है, तो कुछ काम कर रहे हो या तो कहीं पे कुछ काम हो रहा है। तो जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध यानी कि बात पता चलती है कि कहीं काम हो रहा है, तो ऐसे शब्द जो हमें बोध कराते हैं, बताते हैं कि कहीं पे काम किया जा रहा है या हो रहा है, तो वे शब्द क्या कहते हैं, उस शब्द को हम बोलते हैं वर्ब, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको क्रिया। ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है राम क्या कर रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि राम क्या कर रहा है। तो जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसको हम क्या वाक्य बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि हम प्रश्न कर रहे हैं ना इसलिए, तो इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य होगा ये। क्लियर है। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला गया है गंतोक का अर्थ क्या है, यानी कि गंतोक यानी इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है पहाड़। गंतोक यानी क्या होता है, पहाड़, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी लोगों को ये नॉलेज मिल सके बहुत आसानी से। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।